कौन सा पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे इसमें? प्रत्यावर्ती धारा। तो अपन ने प्रत्यावर्ती धारा और किसको, इस धारा को कंपैरेटिवली पढ़ लिया था हमने। जैसे कि देखा था कि यदि अपन मोटा मोटा देखें थोड़ा सा अंतर, एक तरफ एसी करंट और दूसरी तरफ डीसी करंट, तो मैंने इसमें बताया था ये कहाँ पर यूज होती है, घरों में यूज होती है। घरों में कितने वोल्टेज पर आती है? 220 वोल्ट पर आती है। यदि मैंने बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, है ना। मतलब ये 1 सेकेंड में कितनी बार चालू और कितनी बार बंद होगी? 50 बार चालू और 50 बार बंद होगी। इसका जो पाथ होता है ये लगातार क्या करती है, दिशा और अपना मान बदलते रहती है ना। यदि इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, डायरेक्ट करंट। कैसा होता है? डायरेक्ट करंट। और इसमें क्या होता है, ये कहाँ पर, ये किसके बाद किसमें प्रयुक्त होती है? बैटरी या सेल वगैरह में यूज होती है ना। दूसरी बात, इसका जो पाथ की बात करें तो ये कैसा पाथ होता है? सिंगल पाथ होता है और एक ही दिशा में चलती है। भले इसका मान बदल भी जाए परंतु इसकी दिशा कभी नहीं बदलती। आई क्या बात समझ में? दूसरी चीज हमने बोला था कि यहाँ पर ये कैसा चुंबकीय प्रभाव दर्शाएगी, क्या चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाएगी, साथ ही साथ रासायनिक प्रभाव भी नहीं दर्शाएगी। और कौन सा प्रभाव दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव। यदि हम इसकी बात करें ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? तीनों, चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाएगा, रासायनिक प्रभाव भी दर्शाएगा और साथ ही साथ कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? ऊष्मीय प्रभाव भी दर्शाएगा। क्लियर? तीनों प्रभाव दर्शाते हैं, है ना। आई क्या बात समझ में? अब इसको मापने वाले जो यंत्र होंगे, इसका जो मापन करने वाला यंत्र होगा वो किस पर आधारित होगा? ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर आधारित होगा? ऊष्मीय प्रभाव पर। और इसको मापने वाला जो यंत्र होगा, इसके मापन वाला जो यंत्र होगा, इसको मापने वाला यंत्र कौन से प्रभाव पर आधारित होगा? चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर आधारित होगा? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर? यहाँ पर जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा में अपन ने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा को किसके आधार पर कंट्रोल किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर द्वारा, या इसको अपन बोलते हैं चोक कुंडली। किसके द्वारा? चोक कुंडली द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब इसके मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर डीसी करंट में ऐसा नहीं होता, परंतु फिर भी इसमें अपन किसका यूज करेंगे? यहाँ पर प्रतिरोधक आधार पर अपन इसका क्या करेंगे? प्रतिरोधक के आधार पर अपन इसका क्या करेंगे? नियंत्रण। किसके आधार पर? प्रतिरोधक, बोले तो रेजिस्टेंस युक्ति के आधार पर। दूसरी बात कि इसको जब नियंत्रित किया जाता है तो यहाँ पर जो शक्ति है उसका क्या होता है? कम क्षय होता है। यहाँ पर शक्ति क्षय, पावर लॉस कैसा होगा? कम। शक्ति क्षय कैसा होगा? कम। और यहाँ पर जो पावर लॉस होगा, शक्ति क्षय होगा, वो कैसा होगा? ज्यादा। शक्ति क्षय कैसा होगा? ज्यादा। आई क्या यहाँ तक बात समझ में? तो अपन ने लगभग ये मोटा मोटा इतना सब कुछ देखा था उस दिन के क्लास में। आई क्या बात समझ में? मैंने बोला जो एसी करंट है वो तार के कौन से भाग से चलता है बेटा? पृष्ठीय भाग से। कहाँ चलता है? पृष्ठीय भाग से। मतलब ये तार है, तार के सरफेस पर चलेगा। इसीलिए जो प्रत्यावर्ती धारा का फ्लो कराने के लिए जो तार यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? भांजकर यूज किए जाते हैं। भांजकर मतलब पतले तार और एक से अधिक तारों को भांजकर यूज करेंगे। और जो डीसी करंट है वो संपूर्ण उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से बहता है। इसीलिए यहाँ पर एक सिंगल वायर के थ्रू इसका क्या किया जाएगा? ट्रांसमिशन। आई क्या बात समझ में? इसका उत्पादन हम किस आधार पर करते हैं? इसका उत्पादन हम किस आधार पर करते हैं? ईएमआई के आधार पर। ईएमआई बोले तो क्या है? आपकी मंथली किस्त है ना। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसका उत्पादन हम सामान्यतः किसके आधार पर करते हैं? रासायनिक आधार पर। किसके आधार पर करते हैं? रासायनिक आधार पर। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या? प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। क्या देखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन।
प्रत्यावर्ती धारा का क्या देखेंगे, उत्पादन। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट। अब मैं यहाँ पर एक कुंडली ले रहा हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा, एक कुंडली, क्या लिए, कुंडली, क्या लिए, कुंडली। आई क्या बात समझ में। और मैंने कहा इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बोला इसको क्या है, डी। और मैंने कहा ये किसी परिनालिका के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर रखा हुआ है परिनालिका, या अपन बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की क्या है, परिनालिका। परिनालिका के ऊपर ही क्या लपेटा गया है, यहाँ पर तार। क्या रखा गया, तार। अब यदि आप इसको बनाना चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक एल्यूमिनियम की छड़ लो और उसके ऊपर कॉपर के तार की क्या कर दो, बाइंडिंग। कॉपर के तार की क्या कर दो, बाइंडिंग, है ना। तो एल्यूमिनियम की छड़ कैसी होती है, एल्यूमिनियम की छड़ कैसी लोगे, बेलनाकार, बोले तो सिलेंड्रिकल। ये भी कैसी है, सिलेंड्रिकल। कैसी है, सिलेंड्रिकल। आई क्या बात समझ में। अब मैंने बोला कि इसको भाई चुंबकीय क्षेत्र से अपन कितना डिग्री घुमा दें, थीटा डिग्री। इसको चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री घुमा दें, थीटा डिग्री। ये इसका क्या है, अक्ष। तो चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री घुमा दिया इसको, थीटा डिग्री। तो यहाँ पर थीटा डिग्री घुमाने पर इसका जो कोणीय वेग होगा, इसका जो कोणीय वेग, भाई मैंने कहा कि इसका विस्थापन कितना हुआ, थीटा डिग्री। और मैंने बोला कोणीय वेग क्या हो जाएगा इसका, ओमेगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो मैं यदि यहाँ पर बात करूँ, ओमेगा क्या है आपका, कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोई भी वेग क्या होगा, विस्थापन बटा समय। क्या होगा, विस्थापन बटा समय। तो कोणीय वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा क्या हो जाएगा बेटा, समय। क्या हो जाएगा, समय। मैंने बोला कि यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ, थीटा, और कितने समय में हुआ, मान लिया अपन ने टी समय। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आया, थीटा अपॉन टी। और यहाँ से अपन विस्थापन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा टी। क्या बनेगा, ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि यदि अपन ने इसको थीटा डिग्री विस्थापित किया तो कितना विस्थापित होगा, ये ओमेगा टी। कितना होगा, ओमेगा टी। दूसरी बात, यदि अपन इसमें फ्लक्सों की संख्या निकाले, किसकी संख्या निकाले, फ्लक्सों की संख्या। अब फ्लक्स क्या होता है बेटा, फटाक से बताओ, फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। जितनी बल रेखाएं निकल रही है उनकी संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर अपन क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या किससे दर्शाते हैं अपन, फाई से। फाई इक्वल्स टू, यदि मैंने मान लिया इस परिनालिका में जो फेरों की संख्या है वो क्या है, कैपिटल एड, क्या है, कैपिटल, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए, है ना। तो क्या हो जाएगा, Na, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी, NAB cos थीटा। क्या हो जाएगा, NAB cos थीटा। होगा या नहीं होगा, क्या होगा, NAB cos थीटा। 5 cos 2। तो ये क्या आ गया आपका, क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या। क्या आ गई, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या। और यहाँ पर अपन यदि थीटा की वैल्यू पेस्ट कर दें तो NAB cos क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। होगा या नहीं होगा भाई, होगा या नहीं होगा, है ना। क्लियर यहाँ पर। अब यदि अपन बात करें कि हमको पता है कि यदि अपन फाई को डिफरेंशिएट करें, मतलब फ्लक्सों में यदि परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उससे कौन सी धारा बनेगी। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि उसके मान को परिवर्तित करोगे, इसकी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन करोगे तो उसमें कौन सी धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा। तो यहाँ पर अपन d फाई अपॉन dt, मतलब किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, फाई में। यहाँ क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, और फाई की वैल्यू क्या है, Na
बी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर एन ए बी तो क्या है, टी के सापेक्ष क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इधर क्या आ जाएगा एन ए बी और यहाँ पर डी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा एन ए बी माइनस, अब ये ओमेगा टी है, अब टी के साथ कोफिशिएंट क्या जुड़ा हुआ है, कोफिशिएंट क्या जुड़ा हुआ, गुणांक क्या है ओमेगा, तो ओमेगा कहाँ आ जाएगा सामने और यहाँ क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी, क्या आ जाएगा बच्चा साइन ओमेगा टी। आई क्या बात समझ में। यदि अब यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी क्या है आपका विद्युत वाहक बल, कौन सा विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर ई कॉस की इतनी वैल्यू आ गई। यदि इसको हमने क्या मान लिया कांस्टेंट, क्या मान लिया कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो नियतांक, क्या मान लिया नियतांक, नियत राशि है क्योंकि इसको अपन ने क्या मान लिया ई नॉट, तो यहाँ पर ई कॉस टू क्या बना ई नॉट माइनस साइन ओमेगा टी, क्या बनी साइन ओमेगा, अरे यहाँ पर ये पूरा लेंगे माइनस ओमेगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। यदि मैंने इस पूरी वैल्यू को क्या ले लिया कांस्टेंट, क्या ले लिया नियतांक या नियत ले लिया, तो ये क्या ले लिया अपन ने इसको ई नॉट के बराबर। यदि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ई नॉट की वैल्यू क्या है, तो याद रखना माइनस ए बी एन ए बी ओमेगा, क्या है माइनस एन ए बी ओमेगा, और ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका किसके लिए विद्युत वाहक बल के लिए क्या बन गया, विद्युत वाहक बल के लिए क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया समीकरण। आई क्या बात समझ में। यदि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं विभवांतर, क्या कहते हैं विभवांतर, तो v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला भी हमारा किसके लिए विभवांतर के लिए समीकरण हो गया। और तीसरा, यदि हम इसके प्रत्येक पक्ष में किससे भाग देते हैं r से भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v अपान r इक्वल्स टू v नॉट अपान r इंटू साइन ओमेगा टी। तो हमको पता है I इक्वल्स टू क्या होता है v अपान r, क्या होता है v अपान r, क्योंकि v इक्वल्स टू आई आर होता है ठीक ओम के नियम से। तो यहाँ पर एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा I में और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा I नॉट में, और ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो गया प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण हो गया, क्या हो गया प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण हो गया। यहाँ पर ये जो आई नॉट है, यहाँ पर जो आई नॉट है इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर जो आई नॉट है आपका क्या है आई नॉट, ये क्या है धारा का शिखर मान, क्या है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान बोले तो विद्युत धारा का शिखर मान, कौन सी विद्युत धारा है यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, कौन सी है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं बच्चा पीक वैल्यू। और यहाँ पर जो ओमेगा टी है, क्या है ओमेगा टी, इसको क्या बोलते हैं कला या फेज, क्या बोलते हैं बेटा कला या फेज। ये धारा की दिशा को बताता है, क्या बताता है धारा की दिशा व किसको बताता है धारा की दिशा को और उसकी प्रकृति को बताता है। क्लियर हुआ क्या। तो यहाँ पर आपको कितने समीकरण याद रखने हैं E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यदि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आया कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, तो वहाँ पर आपको ये वाला डेरिवेशन टेस्ट कर देना है कि भाई एक धारावाही परिनालिका है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
बी है और इसे थीटा डिग्री कोण पर घुमाने पर इसमें क्या, अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और थीटा डिग्री घुमाने पर क्या होगा, इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब थीटा डिग्री घुमा रहे हो तो इसका मतलब इसका कोणीय विस्थापन हुआ, और दूसरा फ्लक्सों में क्या होगा, परिवर्तन। तो फ्लक्स का मान और फिर फ्लक्सों में परिवर्तन, तो इससे क्या निकल जाएगा, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल से विभवांतर, और विभवांतर से धारा। क्लियर, क्लियर हुआ क्या पॉइंट, कोई समस्या इसमें नहीं, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, ग्राफीय प्रदर्शन कैसे करेंगे। अब भाई मैंने बताया कि एक टाइम पर ये कैसी होती है, पॉजिटिव, दूसरे टाइम पर नेगेटिव। तो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखना, है ना, इसको भूलना मत। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर E नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस NAB ओमेगा। क्या है, माइनस NAB ओमेगा। अब यदि यहाँ पर अपन एक तरफ क्या लें, वैल्यू बोले तो मान ले, और दूसरी तरफ साइन थीटा की वैल्यू ले। इसकी वैल्यू ले साइन थीटा की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। याद होना चाहिए चार्ट। अपन कितनी वैल्यू के लिए बनाएंगे, 4, 2, 3, 4, है ना। मैंने कहा यदि थीटा कितने डिग्री पर हो, थीटा कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री बोले तो इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2, है ना। फिर उसके बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई। फिर 270 डिग्री, इसको क्या लिखोगे, 3π/2। क्या लिखोगे, 3π/2। और 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री, इसको क्या लिखोगे, 2π। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्र पूरा हो गया, 0 से लेकर कहाँ तक, 360 तक। 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 180 डिग्री पर कितनी होगी, 0। और -270 डिग्री पर -1, और 360 डिग्री पर अगेन क्या हो जाएगी, 0। यदि अपन इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देखें, क्या देखें, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर ये क्या है आपका, 0, क्या है, 0, है ना। और इधर मैंने बोल दिया +1 वैल्यू, और इधर क्या आपकी -1, क्या है, -1। और इधर अपन किसको दिखा रहे हैं, साइन ओमेगा टी। किसको दिखा रहे हैं, साइन ओमेगा टी। थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ओमेगा टी लिख दे रहा हूँ ना। यहाँ पर किसकी वैल्यू, ओमेगा टी की, और यहाँ पर किसकी है, साइन ओमेगा टी। क्लियर। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी को अपन किस पर दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। आई क्या बात समझ में। अब 0 पर है, किस पर है, 0 पर। तो 0 पर तो क्या होगा, 0 ही होगा। 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1। 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। और फिर उसके बाद 180 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर ये क्या है, π/2, यहाँ पर पाई है, फिर पाई के बाद 3π/2, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 2π, है ना। तो अब देखो π/2 पर कितना है, 90 डिग्री, 1। फिर थीटा पाई पर कितना हो जाएगा, 0। फिर 3π पर कितना हो जाएगा, -1। फिर उसके बाद अगेन 2π पर कितना हो जाएगा, 0। यदि अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो किस प्रकार होगा भाई, इस प्रकार। तो प्रत्यावर्ती धारा का संकेत ही किस प्रकार दिया जाता है, इस प्रकार। यदि कहीं पर इस प्रकार से दिखाया जाए वो क्या है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा। मतलब इसके अर्ध चक्र में इसका मान कैसा होता है, पॉजिटिव, और इसके दूसरे अर्ध चक्र में इसका मान कैसा होता है, नेगेटिव। और एक पूर्ण चक्र के लिए इसकी औसत वैल्यू क्या हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, 0। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ। अब यदि मैंने आपको बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, तो इसका एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड। ये एक चक्कर हो, 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर लगा रही है ये, 50। कितने चक्कर लगा रही है, 50। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 50 चक्कर बोले तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज।
50 हर्ट्ज। हर्ट्ज बोले तो क्या होता है, एक हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड। क्या होता है, 1/सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। क्या कहा जाता है, आवृत्ति। तो कितनी है इसकी आवृत्ति, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, 50। अब यहाँ पर यदि इस लाइट को देखोगे तो ये लाइट जो है आपका 1 सेकेंड में कितनी बार जल रहा है और कितनी बार बुझ रहा है, 50 बार जल रहा है, 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है ना। मतलब 50 बार ये कैसा है, पॉजिटिव, और 50 बार कैसा है, ये नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ क्या, क्लियर। चलो अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या निकाल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब औसत मान क्या होगा, तो औसत मान यदि हम इसके लिए निकालें, पूर्ण चक्र के लिए निकालें। इसके लिए निकाले, पूर्ण चक्र के लिए। इसके लिए पूर्ण चक्र के लिए एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री, 360 बोले तो 2 पाई डिग्री। इसके लिए ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई। कितनी हो जाएगी, 2 पाई। तो यहाँ पर आई एवरेज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, आई नॉट साइन 2 पाई। क्या निकलेगा, साइन 2 पाई। क्योंकि हमको पता है सर आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। सर 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 0। तो आई एवरेज एक पूर्ण चक्र के लिए क्या निकला, 0, है ना। क्या निकला, 0। पर इस मेथड से अच्छा है कि मैं आपको दूसरी मेथड बताऊँ। कौन सी मेथड बताऊँ, दूसरी। यहाँ पर मेथड नंबर 2, है ना। ये क्यों, अभी मैं इसका रीजन बता रहा हूँ है ना। सबसे पहले हमने बोला कि यदि हमको आई कैसा निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब भाई उसका आपने ग्राफ देख लिया कि पहले वो 0 डिग्री पर 0, फिर 90 डिग्री पर हाईएस्ट अपनी पीक वैल्यू पर है, फिर 180 डिग्री पर 0, फिर 270 डिग्री पर फिर से -1 पर, और फिर 360 पर 0, है ना। तो यहाँ पर आई एवरेज अपन ने मान लिया, यहाँ इसकी लिमिट क्या लगा दी, 0 से t, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया, dt, है ना, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, dt/t। क्या कर दिया, dt/t, है ना। अब हमको पता है कि सर यहाँ पर i का समीकरण क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा t अपॉन क्या आ जाएगा, t। और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, है ना। इसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, बताओ जरा फटाक से, कौन सा है, t और आई नॉट। क्या है, t और आई नॉट। क्या है, t नॉट, सॉरी आई नॉट और t। यहाँ पर 0 to t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा t dt। क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा t dt। अब साइन ओमेगा t dt का यदि क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस में क्या आ जाएगा, माइनस, और ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा का आ जाएगा, अपॉन में। देखो इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है ना, टी के साथ जो कोफिशिएंट है। क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्लियर हुई क्या यहाँ तक कहानी, और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल जाएगी, 0 से t तक। पॉइंट क्लियर, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक पॉइंट। अब यदि हम इसके आगे बात करें तो आई एवरेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, आई नॉट अपॉन टी, और लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा सॉरी ओमेगा, ओमेगा क्या आ जाएगा ओमेगा, है ना। और यहाँ पर आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, आई नॉट अपॉन टी, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ माइनस cos ओमेगा टी माइनस 1 अपॉन ओमेगा, होगा या नहीं होगा। अब आपको पता है आपको किसके लिए निकालना है, एक पूर्ण चक्र के लिए। एग्जाम में आपको जितना भी बोलते, एक अर्ध चक्र के लिए बोले, π/2 के लिए बोले, पाई के लिए बोले, 3π/2 के लिए बोले, या किसी के लिए भी बोल रहे, जितनी वैल्यू अपन ने लिखी, तो हम यहाँ पर किसके लिए निकाल रहे हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए। ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई, ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा आई नॉट अपॉन टी, क्या आ जाएगा आई नॉट अपॉन टी, और यहाँ पर आ जाएगा क्या माइनस माइनस अपन ने यहाँ पर माइनस डायरेक्ट कर दी है, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। अब cos ओमेगा टी यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दोगे, cos ओमेगा 2 पाई माइनस सॉरी प्लस 1, और ये किसमें माइनस में अपॉन ओमेगा, यहाँ क्या आ जाएगा आई नॉट अपॉन टी, और यहाँ क्या आ जाएगा इसके लिए 2 पाई, 360 की वैल्यू कितनी होती है 1, 180 की माइनस 1 और 360 की कितनी होती है 1, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा ओमेगा। अब ये क्या हो जाएगा 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब आई एवरेज क्या निकला आपका 0, क्या निकला 0। क्लियर हुई क्या मेथड, क्लियर हुई क्या भाई, आई क्या बात समझ में। यदि एग्जाम में आपको क्या निकालने के लिए आए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और आता ही है ना। अब जैसे इससे निकालोगे तो ये तो आपका किसके लिए निकलेगा हमेशा पूर्ण चक्र के लिए, पर इसकी इंटीग्रेशन मेथड से क्या होगा कि आपको यदि अर्ध चक्र के लिए बोला तो अर्ध चक्र बोले तो कितना होगा 180, कितना होगा 180। तो यहाँ पर आप अर्ध चक्र में WT बराबर से कितना पुट कर दोगे, कितना पुट कर दोगे पाई, क्या पुट कर दोगे पाई, वेरी गुड, है ना। और पाई के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, है ना। अब फिर उसके बाद यदि आप किसके लिए निकालोगे 3π/2 के लिए, तो यहाँ पर 3π/2 पुट कर दोगे, π/2 के लिए निकालोगे तो क्या पुट कर दोगे π/2। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। यहाँ ओमेगा की वैल्यू ओमेगा टी इक्वल्स टू 2, ठीक क्लियर, तो इसमें ठीक क्लियर। बस आज के लिए